नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। जैसा कि दोस्तों सुबह के 7:30 बज चुके हैं और आप सभी के सामने मैं कौशल गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए पॉलिटी की एक नई विषय पर क्लास लेकर। ठीक है, आज का विषय होने वाला है हमारा हाई कोर्ट। क्या होने वाला? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब होता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो आपके राज्य सरकारों से संबंधित हैं। जिस तरीके से आपका जो है सुप्रीम कोर्ट होता है केंद्र के लिए, उसी तरीके से जो उच्च न्यायालय होते हैं वो राज्यों से संबंधित होते हैं। संबंध का अर्थात यह होता है उच्च न्यायालय हर राज्य में पाए जाएंगे। आपको कहीं कहीं 2-3 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा और सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए एकमात्र होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले मतलब आज की क्लास की तरफ। और आप लोग जो है टाइमिंग देख लीजिए और साथ ही साथ डियर गुरुजी जो इंस्टाग्राम पर पेज है वो फॉलो कर लीजिए और साथ ही साथ जो डियर गुरुजी 17 करके आपका ये टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ही फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज के क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले उच्च न्यायालय पे, जिस पे बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक जो है ओवरव्यू दे दिया। अब उसके अंतर्गत डिटेल में थोड़ा सा जो आपके सिलेबस के अनुसार है, डिटेल का मतलब पूरा डिटेल नहीं, जो आपके सिलेबस के लिए ज़रूरी है उतनी चीज़ों को आज हम आइए पढ़ते हैं। और आप लोग जो है साथ ही साथ MCQ जो रात को होता है 8:40 के करीब, उसे आकर ज़रूर देखा करें। आप लोग कितना पढ़ रहे हैं और उस चीज़ को कितना सीख रहे हैं। सीखने का जानने का जरिया है MCQ, और अगर सीख रहे हैं उसको सीखने में दिक्कत आ रही है तो उसको पढ़ने का जरिया है सुबह की क्लास। तो ठीक है, आप इन दोनों चीज़ों को दिमाग में बैठा लीजिए और आइए दोनों चीज़ों का लाभ उठाइए, जो कि बिल्कुल फ्री है और पूरी मेहनत मेरी है, सीट आपकी सरकारी मिल जाएगी। आज का देखिए टॉपिक ये है कि जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, वो किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो देखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय। अभी मैंने आपसे कहा कि जो उच्च न्यायालय है उनमें ऐसा देखा गया है कि कहीं कहीं 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। ऐसा बहुत सी जगहों पर देखा गया है। आप देख लीजिए, जैसे आप हरियाणा और पंजाब देखेंगे तो उन दोनों के लिए एक ही हाई कोर्ट है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है चंडीगढ़ हाई कोर्ट। क्या नाम है? चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो है उनका एक ही, दोनों लोग एक ही जगह पर जाते हैं, यानी कि दोनों राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है। उसी तरीके से कोलकाता तो अपना है ही, साथ ही साथ जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसका भी हाई कोर्ट क्या है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। समझ गए होंगे आप लोग ये पॉइंट अच्छे से कि क्यों है और क्या है। देखिए उसके साथ साथ जो इन लोगों का वेतन दिया जाता है, किसका? जो उच्च न्यायालयों का जो वेतन दिया जाता है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। देखिए अभी मैंने कहा ना कि उच्च न्यायालय, सबसे पहले बताया कि उच्च न्यायालय राज्य सरकार से संबंधित होती है। ठीक है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट के समय में जो पैसा होता है वो केंद्र की संचित निधि जाता है, जबकि उच्च न्यायालय के संबंध में यह पैसा राज्य की संचित निधि से जाता है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। देखिए ये प्रश्न जो है कुछ हद तक मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। अगर आप लोग जान लें तो बहुत ही आसानी से आप लोग को याद होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि जो 3 तलाक जो है गैर कानूनी है, लेकिन उससे पहले एक बार जो है किसी हाई कोर्ट ने जो है ऑलरेडी इसे गैर कानूनी बना दिया था। तो वो हाई कोर्ट थी इलाहाबाद हाई कोर्ट। जो कहाँ की हाई कोर्ट है? हमारे यूपी की। जो यूपी की हाई कोर्ट है जिसका क्या नाम है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। उसने जो है ऑलरेडी जो 3 तलाक का जो था कानून को, 3 तलाक को गैर कानूनी बना दिया था। 3 तलाक पर कानून तो अभी आया था, पहले कोई कानून नहीं था। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। देखिए न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति। देखिए आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में के जजों को हटाना होता है तो उसके लिए जो है सदन में जो है उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है। सदन में प्रस्ताव पास होने के बाद 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है। ठीक है, उन 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर अगर वो प्रूफ करते हैं कि हाँ ये गलत है, इनको हटाया जाना चाहिए, तो उसे जो है फिर वो समिति जो है इनको क्या नाम है, राष्ट्रपति को सिफारिश करती है और राष्ट्रपति को जो है उनकी सिफारिश मानना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए अब वही जो 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है दोनों सदनों में पास होने के बाद, तो उसमें देखिए कौन कौन से सदस्य होते हैं। यहाँ पर सदस्य कौन कौन से थे उनको देखिए। इनमें कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायालय। ठीक है, मान न्यायाधीश, न्यायालय नहीं न्यायाधीश, माफ करिएगा। देखिए या तो CJI या जो मुख्य मतलब सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के होंगे, या तो या लगा है मतलब दोनों में से कोई एक, या तो कोई वरिष्ठ वहां का जज होगा, या CJI माने जो मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो। दूसरा कौन सा उसमें सदस्य होगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का माने हाई कोर्ट का मेन जो जज होगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसी तरह से हाई कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है,
और एक प्रख्यात विधिवेत्ता जो मतलब ऐसा माना जाएगा जिसको विधि के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज हो, वो भी जो है इस समिति में भागीदारी करेगा। एक आपका सुप्रीम कोर्ट से होगा, एक आपका हाई कोर्ट से होगा, एक आपका जो है जो विधि के बारे में यानी कानून के बारे में अच्छा जानता है वो भी आएगा। देखिए जो समिति होती है, जो तीसरा होता है, ये भी जो है कोर्ट के द्वारा ही अपना डिसाइड करते हैं किसको लेना है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वह कब जो है रिटायर होता है, सॉरी यहाँ माफ़ करिएगा, अपना त्यागपत्र कब देता है, रिटायर नीचे है तो वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। देखिए उच्च न्यायालय हो या जो है उच्चतम न्यायालय, ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये त्यागपत्र जिसके द्वारा हटाया जा सकता है उन्हीं के द्वारा उन्हीं को ये अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। जो इनकी सेवानिवृत्ति माने कि जो इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, तो इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है जैसे ही 62 वर्ष की क्या करेंगे आयु प्राप्त कर लेंगे, तैसे ही इनका जो है कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का कितना होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है 65 वर्ष। कितना, 65 वर्ष। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इसको मैंने इसलिए बताया कंफ्यूज ना होइएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी तो 65 वर्ष, हाई कोर्ट की बात आएगी तो 62 वर्ष। समझ गए आप सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी माफ करिए, प्रश्न मुझे रटा। ये देखिए कह रहा है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। देखिए सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति माने कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल, संस्था आप लोग समझते कोई भी संस्था हो, आप ले लीजिए जैसे मान लीजिए एक संस्था, आपका कोई भी आयोग भी एक संस्था होती है, अगर उसको जो है आपने दायित्व के निर्वहन, दायित्व का मतलब है उसे जो कार्य करना चाहिए वह कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि उसका दायित्व है ना कि अगर उसे कहा गया कि भैया आप जाके यहाँ की सफाई करिए, लेकिन वो वहाँ की सफाई नहीं कर रहा है, यानी कि वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है, उसके लिए अगर कोई रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं, उसे परमादेश, इंग्लिश में मेंडमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परमादेश, हिंदी में, इंग्लिश में मेंडमस। आप लोग समझ गए होंगे ना कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी के दायित्व को निर्वहन हेतु, मतलब वो अगर अपना काम सही से नहीं कर रहा तो उसके लिए कौन सा लेख जारी किया जाता है, परमादेश। और यह जो परमादेश एक रिट होता है, रिट आप समझेंगे 5 तरीके के हमारे संविधान में बताए गए। ठीक है, आप लोग उसके बारे में ना जानिए क्योंकि वो बहुत जरूरी नहीं है आपके सिलेबस में, बस आप इतना जानिए कि क्या है रिट टोटल 5 है। कितने रिट है, टोटल 5 है। ठीक है, उनमें से एक मैंने आपको परमादेश के बारे में बता दिया। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, उच्च न्यायालय माने टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, बताइए। टोटल यहाँ पर 25। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि कितने उच्च न्यायालय टोटल भारत में है, तो टोटल हैं 25। ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आपके सिलेबस क्या है ये। देखिए संपत्ति का जो अधिकार है वो वर्तमान में वैधानिक राइट्स है, ठीक है, जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल 5 रिट्स है। कितने हैं, 5, टोटल 5 रिटों में से कोई एक रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, यहाँ पर हाई कोर्ट की बात हो रही है, वो आपके किसके लिए, संपत्ति का अधिकार है। आपको पता ही होगा कि ये पहले जो है क्या था, पहले ये मौलिक अधिकार था, जिसे बाद में जो है बदलकर आर्टिकल 300A के अंतर्गत क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 300A के अंतर्गत लीगल राइट बना दिया गया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है। इस चीज़ को आप समझ गए अच्छे से। चलिए देखिए, जो ये और जो उच्च न्यायालय होता है इसका जो क्षेत्राधिकार होता है, इसके अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है। देखिए मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो उच्च न्यायालय होता है वह कहाँ तक उसका क्षेत्राधिकार है, मतलब एक पॉइंट के बाद वह उसका क्षेत्राधिकार खत्म हो जाता है। तो उसका क्षेत्राधिकार खत्म हो जाता है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, मतलब वो किसी को परामर्श नहीं दे सकता। इसका तात्पर्य यह होता है कि यह परामर्श देने की कोई संस्था नहीं है, या जो है कानून को सही तरीके से लागू कराने की एक संस्था है जो उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय भी एक संस्था ही है, इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन ही संस्था कहलाते हैं। ठीक है, तो ये परामर्श देने के लिए नहीं है। परामर्श देने का काम कुछ हद तक अगर करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट करता है, कब, जब राष्ट्रपति चाहता है, और किससे विषय में, खास करके तब कि यह संवैधानिक है कि नहीं, इस मामले में जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से पूछता है तभी वह परामर्श देता है, अन्यथा वह भी किसी अन्य चीज़ों में परामर्श नहीं देता है। तो आप लोग इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ गए होंगे क्या मतलब है कि उच्च न्यायालय कोई परामर्श देने की संस्था नहीं है।
अधीनस्थ न्यायालयों को कार्य करने की शक्ति के लिए कौन सी याचिका होती है? देखिए ये भी एक रिट है, आपको मैंने बताया ना, एक तो आपका मैंडेमस हो गया, दूसरा सरिसोरी है। क्या है? उत्प्रेषण जिसे हिंदी में कहते हैं। इसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे आप लोग जानते हो हाईकोर्ट के नीचे जिला न्यायालय, दीवानी न्यायालय, ये सब जो होते हैं, इनकी कार्य पद्धति का परीक्षण किया जाता है। मतलब ये है कि ये लोग अपना काम काज सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर परीक्षण करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो वो कौन, उसके लिए कौन सा रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? उसके लिए उत्प्रेषण जिसे सरिसोरी कहते हैं, ये जारी कर सकता है। ये देखिए, मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों के अंतर्गत आता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है उच्चतम न्यायालय में बताया हुआ है कि उच्च न्यायालय के लिए आएगा आपका आर्टिकल 226 और उच्चतम न्यायालय के लिए आपका आएगा आर्टिकल 32। इसके अंतर्गत जो है इनको यह रिट जारी करने की सुविधा दी गई है, और जो रिट जारी करने की सुविधा है वही इनको यह अधिकार देता है कि ये मूल अधिकारों का संरक्षण करेंगे। आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए फिर अगला पॉइंट यहाँ आपके सामने क्या है? अगला पॉइंट ये है कि जो भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए आप लोग को मैंने बताया ना कि जिला न्यायालय, दीवानी न्यायालय, तो जिला न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें जिला न्यायाधीश कहा जाता है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। लेकिन उनके अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता? देखिए जो ट्रिब्यूनल जज होता है, अधिकरण न्यायाधीश, ये जो है जिला न्यायाधीश नहीं होता है। जैसे बहुत सी चीज़ों को लेकर जब आप धीरे धीरे आप लोग इतना समझ लीजिए कि ट्रिब्यूनल भी हमारे देश में बनाया गया है। ट्रिब्यूनल भी एक हिसाब से जो है न्यायालय की तरह काम करता है, लेकिन वो न्यायालय से बहुत ही एक डिफरेंट वे में न्यायालय की तरह काम करता है। वो कुछ एक संबंधित चीज़ों पर ही अपना निर्णय दे सकता है। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरह उसका क्षेत्र बहुत व्यापक नहीं है। ठीक है, वो बहुत गिनी चुनी चीज़ों पर ही अपना जो है क्या नाम है डिसीजन देता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो कौन नहीं सम्मिलित होता है जिला न्यायाधीश के अंतर्गत? उसका सही जवाब क्या है? अधिकरण न्यायाधीश। देखिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपकी सिलेबस के लिए मैं हर वीडियो में बार बार कहता हूं। कुछ लोग अगर समझ रहे हो कि सर बता देते, देखिए बता तो देते, लेकिन वो आपका समय भी लेता और आपकी ज़रूरत की भी चीज़ नहीं है। बाद में जब आपको उस चीज़ पे समय बेकार करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि आप पढ़ने के लिए बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी हैं। ठीक है, इसीलिए जो है मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो पढ़ें जो आपके एग्जाम का, क्योंकि भाई आपको सरकारी सीट चाहिए। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका सरकारी सीट निकले। बढ़ते हैं। देखिए आज कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है जो हाई कोर्ट से संबंधित है उनके लिए। आर्टिकल 214 कहता है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय बनाया जाए, ये आर्टिकल 214 कहता है। आर्टिकल 215 कहता है कि ये जो अभिलेख के न्यायालय के रूप में काम करता है। अभिलेख माने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, माने कि यहाँ से जो भी रिकॉर्ड एक हिसाब से जो भी यहाँ पर एक हिसाब से जजमेंट आएगा वो जो है दूसरों के लिए भी एक हिसाब से शिक्षा के तौर पर काम करेगा कि कैसे किस परिस्थितियों में क्या जो है सही गलत है वो यहीं से निकल कर जाए। इसका मतलब क्या है कि एक अभिलेख के रूप में न्यायालय के रूप में काम करता है। 216 कहता है कि उच्च न्यायालय का गठन। देखिए यहाँ 214 कहता है कि राज्यों में जो उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाए, ठीक है, लेकिन उसके लिए उच्च न्यायालय का गठन यानी कि उच्च न्यायालय का जो गठन होगा वो कैसे होगा, इसके बारे में यहाँ पर 216 बात करता है। 217 बात करता है कि जो न्यायाधीश पद के लिए होंगे उनकी नियुक्ति और उनमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ये आपको 217 से मिलता है। किससे? 217 से, कि उनकी जो नियुक्ति होगी और उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी 217 निर्धारित करेगा। फिर आपका जो 218 है ये आपका यह निर्धारित करेगा कि उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। मतलब देखिए जो उच्च हाईकोर्ट जो होंगे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ प्रावधान लागू हो सकते हैं। ठीक है, ये जो है आर्टिकल आपका 218 कहता है। देख लीजिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप जरूर मतलब पॉइंट आउट कर लीजिए, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि कौन सा अनुच्छेद यह उच्च न्यायालय को यह शक्ति देता है कि वह उच्चतम न्यायालय से कुछ प्रावधानों को अपने यहाँ लागू कर सकता है। तो वो क्या होगा? आर्टिकल 218। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ देखिए जो न्यायाधीशों को शपथ दिलाया जाएगा वो आपको आर्टिकल 219 की उनको शपथ दिलाया जाएगा, किसके द्वारा दिलाया जाएगा और क्या क्या होना चाहिए शपथ में, उनको किस प्रकार की शपथ लेनी है, ये आपको आर्टिकल 219 से पता लग जाएगा। 19 के अंतर्गत उन्हें यहाँ बताया जाएगा। आर्टिकल 220 है कि जो अस्थायी न्यायाधीश के बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, अर्थात आर्टिकल 220 ये कहता है कि जो न्यायाधीश कार्यरत हैं वो अगर खत्म हो जाता है उनका कार्यकाल तो वो उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, यानी कि किसी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये आपको कहाँ से? आर्टिकल 220 यह शक्ति आपको हाई कोर्ट्स को देता है। ठीक है, आर्टिकल 221 है कि जो इनका वेतन होगा, भत्ता होगा, वह कितना होगा, कहाँ से आएगा, किस प्रकार जो है दिया जाएगा, तो यह आपको आर्टिकल 221 से यह बताया गया है। ठीक है,
आर्टिकल 222 ये कहता है कि जो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, अर्थात ये है कि आप किसी एक हाई कोर्ट में हैं, मान लीजिए आप यूपी के हाई कोर्ट में हैं, आपको जो है एमपी के हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस चीज़ की शक्ति कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 222 से। यानी आर्टिकल 222 में ये बताया गया कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक किसी न्यायाधीश की भी स्थानांतरण किया जा सकता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश जो आप जानते हैं जो मेन होता है जिसे चीफ जस्टिस कहते हैं, वो कार्यवाहक मतलब एक टेम्परेरी बेसिस पे भी उनकी नियुक्ति की जा सकती है, जो आर्टिकल 223 कहता है। आर्टिकल 224 ये कहता है कि अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अतिरिक्त माने मान लीजिए कभी कभी काम काफ़ी बढ़ जाए या ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि जो हैं अभी उनमें ज़्यादातर लोग बीमार हो गया, किसी कारणवश नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, तो उसके लिए अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, जो आपको आर्टिकल 224 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 224A जो है आपको ये कहता है कि उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, अर्थात जो रिटायर हो गए हैं उनको भी आप जो है फिर से नियुक्त कर सकते हैं। कब? 224A के अंतर्गत। ठीक है। उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, देखिए क्षेत्राधिकार में भी मैंने बताया ना कि परामर्श इनके अंतर्गत नहीं आता, बाकी काफ़ी बड़ा है जो इनके अंतर्गत आता है। तो वो कौन सा आता है? उच्च न्यायालय के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या आता है, ये आपको आर्टिकल 225 के जरिए जानने को मिलेगा। ठीक है। आर्टिकल 226 अभी मैंने बताया कि हाई कोर्ट्स को यहाँ से मिलती है, क्या मिलती है? रिट जारी करने की शक्ति। रिट क्या होता है? अभी आपको मैंने 2 बताया, मैंडेमस सैरिसोरी, ऐसे ही 3 और भी होते हैं, टोटल 5 होते हैं जो उच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं। किसके लिए? मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले। ये निरस्त किया जा चुका है, इसे आपको जानने कोई जो निरस्त होने मत जानिए। 227 को आप क्या कहता है? 227 ये कहता है कि जो सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति, अधीक्षण माने कि एक हिसाब से जितने उनके नीचे न्यायालय होंगे, उच्च न्यायालय के नीचे जितने भी न्यायालय होंगे उन पर जो है वो अपने हिसाब से, एक हिसाब से उनका स्थिति का परीक्षण और वहाँ पर क्या सही हो रहा क्या नहीं, यह वो कर सकता है। उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण, माने कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो वह कुछ मामलों को जो है कहीं अन्य स्थानांतरण कर सकती है कि वह विषय की, मतलब विषय की ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, कि वह विषय यहाँ चलने लायक है कि नहीं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, या ज़रूरत भी पड़ सकती है कि नहीं या यहाँ नहीं चलने लायक है, तो उसके आधार पर वह मामलों का स्थानांतरण भी कर सकती है। 228 आपका निरस्त है, इसे आप मत जानिए वरना समय खराब होगा। 229 आपका क्या कहता है कि पदाधिकारी एवं सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय। देखिए एक आर्टिकल में तो आपको जो है केवल न्यायाधीश के जो है वेतन और भत्ते के बारे में बात किया गया, साथ ही साथ न्यायाधीशों के अतिरिक्त भी आप देखते होंगे काफ़ी जो है पदाधिकारी होते हैं। सेवक का मतलब उनके साथ जो वहाँ पर काम करने वाले होते हैं, जो न्यायाधीशों के साथ होते हैं। साथ ही साथ आपको अगर हाई कोर्ट चलाना हो तो बहुत ही तरीके के जो वे होते हैं, तो उन सभी का किस प्रकार से, कहाँ से क्या, इन सभी शब्दों का जवाब है वो आपको आर्टिकल 229 यानी 229 से मिल जाएगा। फिर देखिए उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, ये भी आर्टिकल 230 के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी है, मैंने आपको बताया इसमें से 2 आर्टिकल जो बहुत जरूरी है। आर्टिकल 231 आपको यह बताता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना, अर्थात कोई भी हाई कोर्ट एक या एक से अधिक, यानी कि 2 तो हो गए, एक वो है, एक और हो गया, 2 या उससे भी अधिक जो है राज्यों का एक साझा उच्च न्यायालय बन सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले शुरुआत उसी की कि अंडमान निकोबार और कोलकाता का एक है, हरियाणा पंजाब का एक है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे शायद लक्षद्वीप और केरला का भी एक है। ठीक है, संभवतः शायद यही है। तो आप लोग समझ गए होंगे ना, ये आपकी पूरी आज की जो है पूरी हाई कोर्ट के रिलेटेड उच्च न्यायालय संबंधी क्लास रही। आपको ये पूरी क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और साथ ही साथ अगर अच्छी वास्तव में लगती हो तो इसे लाइक कर दिया करो यार। कम से कम मैं देखता हूँ अगर आप लोग लाइक करते हो तो मैंने फिर क्या कहा, हम लोग को एक लगता है कि हाँ हम लोग काम अच्छा कर रहे हैं, आप लोग को पसंद आ रहा है। ठीक है, हम लोग आपको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं जो आपको अच्छी भी लग रही है, तो ये हम लोग इसी से समझते हैं जो आप लोग लाइक करते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि क्या चीज़ अच्छी लगी क्या नहीं, और क्या करना है, जिससे आप लोग के सजेशन हम लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे, फिर सुबह 7:30 बजे कुछ नए टॉपिक साथ जो आपकी पॉलिटी से होगी। तब तक के लिए पहले गुड बाय।